हेलो फ्रेंड्स, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है अभी हमारे देश में चल रहा जनरल इलेक्शन या लोकसभा चुनाव के चलते जो है एग्ज़ाम के पर्पस से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका स्टैब्लिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे संविधान के द्वारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाए गए हैं, बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो उनमें से एक जो है ये एक इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 324 में। हमारे 324 में जो है हमारे संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर मिलता है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करने का, पार्लियामेंट का इलेक्शन और लेजिस्लेचर का इलेक्शन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 के तहत पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन को सुप्रिटेंडेंस करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट करने का काम करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर में कौन कौन होते हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 इनके मेंबर यानी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं और इनका जो सर्विस होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का और टेन्योर जो होता है वो डिटरमाइंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा तय किए जाते हैं इनका सर्विस का कंडीशन और इनका जो आधार और कितने समय तक ये अपने ऑफिस में रहेंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका ऑफिस जो होता है 6 इयर्स तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं और 65 इयर्स ऑफ एज जो जब वो अपना एज जो है 65 साल तक कंप्लीट करेंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, या तो फिर वो अपना 6 साल जो होता है उनके पास कार्यकाल होता है। इलेक्शन कमिश्नर्स के पास जो इंडिपेंडेंस होता है वो उनके पास जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है वो 6 साल यहाँ पे दिया हुआ है, 6 साल तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं या फिर 65 इयर्स तक रह सकते हैं। तो उनके पास जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। उससे पहले उनको आसानी से रिमूव उनका ऑफिस से नहीं किया जा सकता है। अगर किसी रीजन से उनको रिमूव करना हो तो एक आधार है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज को जो रिमूव किया जाता है तो उसी आधार पे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या जो है मेंबर को ऑफिस से हटाया जा सकता है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो होते हैं उनको जो हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है रिकमेंडेशन लेना होता है, सलाह मशवरा लेना होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में या मेंबर्स के बारे में जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स जो होता है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और ये भी जो स्पेसिफाइड नहीं करते हैं कि जो मेंबर्स कितने होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ करके बाकी जो मेंबर्स होते हैं उसके बारे में भी कहीं पे डिफाइन नहीं किए हुए हैं। उनके जो मेंबर होते हैं ज़रूरत के हिसाब से बढ़ते भी हैं और कभी घटते भी हैं। नॉट डिबेट फर्दर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट आफ्टर रिटायर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनको जो जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो जब अपना ऑफिस से 6 साल के बाद या 65 इयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, फिर से री इलेक्शन मतलब उनको फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है या फिर मेंबर भी बनाया जा सकता है। हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनके पावर को हम लोग और फंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो इनका पावर होता है, इलेक्शन कमीशन का जो पावर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, यानी पूरे इलेक्शन, देश का इलेक्शन को रेगुलेट करने का इनके पास जिम्मे मतलब इनका काम होता है।
और वो एडवाइज करने का भी काम करते हैं, और क्वाजी जुडिशियल यानी एक कोर्ट के तरह जो है इलेक्शन कमीशन अपना काम करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को लेकर के। तो ये जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये इसका जो टेरिटोरियल एरिया को वो डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कितना टेरिटोरियल एरिया होता है। तो ये जो इलेक्शन के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया जो डिक्लेयर किए जाते हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पे होता है। डिलिमिटेशन कमीशन उसको बोलते हैं कि हर एक 10 साल में देश में जनगणना होता है, सेंसस जो होता है। तो किस राज्य में कितने पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के आधार पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होता है वो इलेक्शन कमीशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो इनका काम होता है वो डेट और शेड्यूल को जो है वो अपना इशू करते हैं इलेक्शन के लिए, देश का इलेक्शन के लिए। और जो मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेट जो करते हैं इलेक्शन में, उनका जो पेपर होता है उसको स्क्रूटिनाइज करने का काम करते हैं, उसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया जा सकता है, तो उसको रिकॉग्निशन करने का काम करते हैं। और जो पार्टीज होता है उसको इलेक्शन का जो सिंबल होता है उसको एलोकेट करने का भी काम करते हैं, यानी अलॉट करने का, कौन सा पार्टी कौन सा सिंबल यूज करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट की तरह भी काम करते हैं, जिससे यहाँ पे जो क्वाजी जुडिशियल जो काम होता है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल जो होता है ये कंप्लीटली कोर्ट तो नहीं होता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी जो कोर्ट्स होते हैं उसकी तरह काम नहीं करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इनके पास एक कोर्ट की तरह भी पावर होता है इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स के लिए। जब इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ही उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करते हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर को किस आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या कोई मेंबर जो है पार्टी से उसको डिस्क्वालीफाई किए जाने चाहिए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, और जो मेंबर होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। एडवाइस करते हैं उसी काम से रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए गवर्नर को एडवाइस करते हैं, क्योंकि स्टेट के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं, और जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर गवर्नर के पास होता है। टू डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट को जो इलेक्शन के समय भी एक पर्टिकुलर रूल होता है उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो वो जो भी है, जो डिटरमाइन जो करने का काम होता है, उसको फिक्स करने का काम होता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। टू कैंसिल पोल इन इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चर एंड वायलेंस, जब किसी बूथ का जब कैप्चर किया जाता है या वायलेंस होता है, तो उस समय पर जो होता है इलेक्शन कमीशन उस पोल को कैंसिल भी कर सकते हैं। एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में जो एक फ्री इलेक्शन हो, एक दबाव में ना हो, एक फेयर इलेक्शन हो, किसी के जो है ना एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना मिले, तो इस तरह से पूरे देश का फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने का भी काम होता है इलेक्शन कमीशन का। रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको ग्रांट करते हैं कि वो जो होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो उनको एक आधार होता है कि किस आधार पे उसको नेशनल का जो पार्टी घोषित किया जा सकता है या स्टेट पार्टी घोषित किया जा सकता है। तो ये भी तय जो है इलेक्शन कमीशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारा संविधान में कितने आर्टिकल्स में दिए हुए हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स जो होता है इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 324 में हम लोग ने देखा कि इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर होता है इलेक्शन को सुपरिटेंडेंस करने का, यानी रेगुलेट करने का, डायरेक्ट करने का और कंट्रोल करने का। तो इलेक्शन जो होता है वो मतलब ये जो पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास है, कितने आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 325 के तहत ये बताता है कि कोई भी जो देश का नागरिक होता है तो उसको रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स यानी कि रिलीजन, धर्म के आधार पे वो कौन सा जाति, किस जाति से बिलोंग करता है, कौन सा रंग का इंसान है, अपने ही देश का नागरिक, अगर कौन सा कास्ट का है, कौन सा जेंडर का है,
तो इस आधार पर जो है उसको वोट देने या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से उसको नहीं रोका जा सकता है। यानी देश के हर एक नागरिक को आर्टिकल 325 के तहत हर एक व्यक्ति को इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको फ्रीडम मिलता है। आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट का होता है वो जब चुनाव होगा यानी एमपी और एमएलए का जो चुनाव होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होगा। यानी जिस भी व्यक्ति का उम्र जो होता है 18 साल से ऊपर के होंगे तो उनके द्वारा चुने जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 327 में कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है इलेक्शन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उससे रिलेटेड नियम और कानून बनाने का पावर होता है पार्लियामेंट के पास। और उसी तरह 328 यानी 328 के तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होता है कि नीचे स्तर पे यानी पार्लियामेंट और म्युनिसिपैलिटीज स्तर पे जो चुनाव होता है तो उससे रिलेटेड कानून बनाने का पावर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। आर्टिकल 329 में बताता है कि बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। इसमें कहता है कि जो हमारे देश का जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी मैटर पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अपने आप में एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। यानी इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी मैटर को सॉल्व करने का किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो इसीलिए कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं अंटिल कि किसी व्यक्ति का जो होता है फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो रहा हो। तो कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स होता है इलेक्शन कमीशन सॉल्व करते हैं और किसी भी अगर इलेक्शन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो डिबेट हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो उस मैटर में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं।